चंद लोग फिराना के नजदीक खड़े थे। 3 मर्द थे और एक लड़की थी और मैं उनके हाथों में पिस्तौल साफ देख सकता था। डैनी मार्श के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई और वो मुंह के बल गिर गई। मैंने फुर्ती से दोनों आदमियों के हाथों से पिस्तौल खींच लिए। मैंने कहा, ये लो अपने पिस्तौल और सुनो, आइंदा कभी मैडम मार्सिया या फिराना के रास्ते में आने की कोशिश मत करना। दूसरी सुबह जब नाश्ते की मेज पर फिराना से मुलाकात हुई तो वो हस्बे मामूल हशाश बशाश थी। कोई खास तासुर नहीं था उसके चेहरे पर। अलबत्ता नाश्ता करते हुए उसने मुझे बताया। बोली, मैंने बैरूत में अपने ज़ेरे ज़मीन हलकों को आगाह कर दिया है और उन्हें हिदायत भी दे दी हैं कि डैनी मार्श स्मिथ जहां भी मिले उसे पकड़ कर मेरे सामने पेश करें। तुम क्या समझते हो वो मेरे हाथों से बच सकती है? उसने मेरी ताकत का गलत अंदाजा लगाया है। मुझे ऐसे बुज़दिल दुश्मनों से सख्त नफरत है जो छुप कर वार करने के मंसूबे बनाते हैं। मैं तो खुले मैदान में मुकाबला करने की शौकीन हूँ। इसके अलावा डियर शहबाज, मैं तुम्हारे सामने एक और इंकिशाफ कर दूं तो तुम्हें हैरत होगी। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, डैनी मार्श स्मिथ अपने उस कारोबार में बाइख्तियार नहीं है, वो किसी और की आलायकार है। मैंने कदरे हैरत ज़दा अंदाज में कहा, क्या मतलब? वो बोली, मेरी मालूमात यही बताती है। एक शख्स हेनरिक है, वो कभी मंजर-ए-आम पर नहीं आता है। स्मगलिंग और नाजायज मनशियात के कारोबार में उसका नाम बहुत बड़ी हैसियत रखता है। खास बात यह है कि ये शख्स मशरिक़ बईद के ऐसे इलाकों पर काबिज है जो नाजायज मनशियात का गढ़ कहलाते हैं। वहाँ उसकी बहुत बड़ी मंडी भी है और उमूमन वो वहाँ की सारी लॉट खरीद लेता है। उसी के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये कारोबार हो रहा है। हेनरिक बज़ाहिर एक गुमनाम आदमी है, लेकिन मैं उसके बारे में ठोस मालूमात हासिल कर चुकी हूँ। वो एक जजीरे पर रहता है, एक आम आदमी की हैसियत से। वहीं से वो दूसरों को अहकामात देता है। उसका जजीरा बेहद महफूज है और वहाँ वो इत्मीनान से जिंदगी गुजार रहा है। बात अगर सिर्फ डैनी मार्श स्मिथ की होती शहबाज, तो मैं अब तक उसे कभी का फिट कर देती। बाहर सूरत अब भी वो मेरी दस्तरस से बाहर नहीं है। तुम देखोगे बहुत जल्द मैं उसे अपने शिकंजे में जकड़ लूंगी। सारा दिन फिराना के जहन पर डैनी मार्श सवार रही। वो बेशुमार फोन भी सुनती रही और इनमें ज्यादातर डैनी मार्श से मुताल्लिक थे। उसके आदमी चारों तरफ डैनी मार्श को तलाश कर रहे थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वो औरत भी मुझसे राब्ता कायम करके अच्छी खासी मुसीबत में फंस गई है। बहरहाल इन मामलात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिवाय इसके कि अब जरा बैरूत में आवारागर्दी करते हुए मोहतात रहना था, क्योंकि डैनी मार्श स्मिथ भी मेरी दुश्मन बन गई होगी। अभी तक मैं फिराना के बारे में कोई खास बात नहीं मालूम कर सका था जिसका मुझे शदीद एहसास था। मेरी ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द उसके बारे में ठोस मालूमात हासिल करके तंजीम को फराहम करूं, और जितना वक्त गुजरता जा रहा था मेरा एहसास शदीद होता जा रहा था कि तंजीम के लोग क्या सोचते होंगे। मैं एक इतना सा काम भी न कर सका। ताहम दूसरी जानिब खामोशी तारी थी। किसी ने मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश नहीं की थी। इसका मतलब यही हो सकता था कि वो लोग मुझे सुकून से काम करने का मौका देना चाहते हैं और उन्हें इस बात का एहसास है कि फिराना के बारे में मालूमात और सबूत हासिल करना आसान काम नहीं। मैं ये सोचने लग गया था कि उसके बारे में जो कुछ कहा गया था तो क्या दर हकीकत उसकी शख्सियत के और रुख भी हैं। अब तक तो मुझे सिर्फ यही मालूम हो सका था कि वो फिराना भी है और मार्सिया भी नाजायज कारोबार करती है। ताहम कहा नहीं जा सकता था कि तंजीम का शुबा बेबुनियाद है। उस जैसी औरत सब कुछ कर सकती थी। उस रात मैंने उससे कहा, फिराना, तुम्हारी शख्सियत आम लोगों से बहुत बुलंद और मुनफरिद है। डैनी मार्श को मैंने देख लिया है। अगर इसमें तुम्हारे मुकाबले पर आने की सकत होती तो वो ब्रॉडवे हाउस को इस तरह छोड़कर न भागती। इससे साबित होता है कि वो तुमसे खौफजदा है, तो ऐसी कम माया हस्ती को खुद पर मुसल्लत करने से क्या फायदा। भूल जाओ उसे और अपनी बातें करो। वो बोली, तुम यकीन करो शहबाज के वो मेरे जहन पर सवार नहीं है। बस ये मेरी फितरत है कि अगर मुझे किसी बात का एहसास हो जाए तो फिर मैं उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठती हूँ जब तक उसे खत्म न कर लूँ। डैनी मार्श के बारे में मैंने आखिरी फैसला कर लिया है कि उसे हलाक कर दिया जाए। चुनाचे मैं सिर्फ इस बात की मुंतजिर हूँ कि उसकी मौत की खबर मुझ तक कब पहुँचती है। उसके बाद मैं उसे भूल जाऊंगी। मैंने कहा, तब फिर मुझसे थोड़ी सी गलती हुई। फिराना ने भवें सुकोड़ कर कहा, क्या तुम ये तो नहीं कहना चाहते शहबाज कि तुमने मुझे उसके बारे में बताकर गलती की? मैंने कहा, नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारा कोई दुश्मन मेरी निगाहों के सामने आता और मैं तुम्हें उससे लाइल्म रखता, ये बिल्कुल गलत बात होती। अलबत्ता मुझे ये चाहिए था कि मैं खामोशी से उसकी गर्दन उतार कर तुम्हारे सामने पेश कर देता और फिर उसके बारे में तुम्हें तफसील बताता। वो बोली, डियर, तुम्हें अभी इन मामलात में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं उसके लिए काफी हूँ। मैं तुम्हें हर मुसीबत से महफूज रखना चाहती हूँ। तुम अभी इन चक्करों में मत पड़ना।
तुम देख लेना, जो कुछ मैंने कहा है वही होगा। मैंने कहा, तो फिर मैं ये चाहता हूँ फिराना कि तुम अपने जहन से डैनी मार्श को झटक दो और उस वक्त तक के लिए उसे भूल जाओ जब तक कि वो किसी शक्ल में तुम्हारे सामने ना आए। बोली, ठीक है, मैं समझती हूँ, तुम यकीनन बोर हो रहे होगे। चलो यूं करते हैं कि कल कोई आउटिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने कहा, वंडरफुल, ये तुमने मेरे दिल की बात कही। बोली, कहाँ चलोगे? मैंने कहा, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे। बोली, झील नैन्सी कैसी रहेगी? मैंने कहा, मैं इत्तेफाक से उस तरफ कभी नहीं गया। बोली, बहुत खूबसूरत जगह है, सेब के बागात का इलाका है, चारों तरफ फजा बेहद हसीन है, तुम्हें यकीनन वहाँ बेहद लुत्फ आएगा। शब रोज बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहे थे। मैं उन्हें सुस्त रफ्तार इसलिए समझ रहा था कि अभी तक मैं अपने काम के सिलसिले में कोई जहानत नहीं दिखा सका था, और ये एहसास मुझे कुचले दे रहा था कि तंजीम के अफराद मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ताहम जो कुछ भी हो रहा था और जिस अंदाज में हो रहा था उसमें कोई तब्दीली पैदा करना मुमकिन नहीं था। एक खूबसूरत लैंड रोवर में बैठकर हम दोनों झील नैन्सी की जानिब चल पड़े। बैरूत के दाहिनी समत के इलाके में शहर से थोड़ी दूर एक खूबसूरत जगह है। उस मकाम को तारीखी हैसियत भी हासिल है। झील नैन्सी उसी खूबसूरत मकाम पर वाक़ है। बैरूत की कदीम रिवायात में उन पहाड़ों का खास तस्करा है जो बैरूनी हमलावरों को रोकने के लिए बेजान सिपाही थे। मैंने उन पहाड़ों की दास्तान सुनी थी। आबादी से काफी दूर दरख्तों के झुंड के साथ साथ सड़क जा रही थी। सड़क से उतरकर शायद सेबों के बागात थे, क्योंकि सेबों की तेज खुशबू यहाँ तक आ रही थी। फिराना ने ड्राइविंग करते हुए कहा, बस थोड़ा सा आगे चलकर हमें बाईं समत घूमना होगा। झील नैन्सी उन दरख्तों के पीछे है। मैंने गर्दन हिला दी। आगे जाकर फिराना ने गाड़ी सड़क से उतार दी और थोड़ी देर के बाद हम दरख्तों के दरमियान एक छोटी सी शफाफ झील के किनारे पहुंच गए। मंजर कुछ ऐसा खुशगवार था कि दिल बाग बाग हो गया। हम गाड़ी से उतरे और झील के किनारे पहुंचकर डेरा डाल दिया। फिराना खाने पीने की चीजें साथ लाई थी। हमारे अतराफ में सेबों की महक उठ रही थी, जिसने हवाओं को कुछ और खुशगवारी बख्श दी। उसने पूछा, इससे कबल यहाँ नहीं आए? मैंने कहा, नहीं, मैं बता चुका हूँ कि बैरूत में एक मुसाफिर की हैसियत से आता हूँ और कुछ अरसा रहकर चला जाता हूँ। बस तुम यूं समझो कि यहाँ की फजा से मुझे एक उनसियत सी है, वरना कोई और मकसद यहाँ आने का नहीं होता। बोली, ठीक है, मैं यहाँ की फजाओं की शुक्रगुजार हूँ जो तुम्हें बार बार यहाँ खींच कर लाती हैं और बिलाखिर तुमसे मेरी मुलाकात हो गई। मैंने कहा, हाँ, मैं समझता हूँ कि बैरूत ने पहली बार मेरी पजीराई की है। उसने पुरमसरत अंदाज में कहा, वाकई। मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। मैंने उसे घन चक्कर बनाकर रख दिया था और वो मेरी हरकत से मुतासिर होकर अपनी फितरत को भूल गई थी। वैसे जो कुछ मैंने उसके बारे में सुना था उसका मुजाहिरा अब तक तो हुआ नहीं था। वो जिस कदर खतरनाक मशहूर थी उतनी साबित नहीं हो रही थी। बारहा ये महसूस होता था जैसे मेरे सिलसिले में वो संजीदा हो गई हो। ये एहसास मेरे लिए सुहाने रूह था। वक्त गुजर रहा था। हमने खाना खाया और आराम करने लेट गए। दफतन हमने किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनी और दोनों चौंक पड़े। मैं उठकर खड़ा हो गया और चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगा। दूर दूर तक खामोशी थी और सन्नाटा छाया हुआ था। वो कहने लगी, तुमने गाड़ी की आवाज सुनी थी ना? मैंने कहा, हाँ, ऐसा महसूस तो हुआ था। वो बोली, मुमकिन है हवा के साथ कहीं दूर से आवाज आई हो, क्योंकि कुर्ब जवार में कोई गाड़ी तो नजर नहीं आ रही। मैंने कहा, बस ऐसे ही मैंने सोचा था कि शायद हमारी ही तरह कोई और भी आ गया। बोली, हाँ, झील नैन्सी रूमानी जोड़ों की तफरीगाह है। उमूमन नौजवान लड़के लड़कियां इधर निकल आते हैं। तुमने देखा ना किस कदर पुरसुकून और खुशगवार माहौल है। मैंने मौजू बदलने की गरज से कहा, सेबों की खुशबू किस कदर उम्दा है, क्या तुम्हें सेब पसंद है? वो खुश दिली से बोली, क्यों नहीं। मैंने कहा, तो ठहरो, मैं तुम्हारे लिए तोड़ कर लाता हूँ। मैं उठकर सेबों के बाग की तरफ बढ़ गया। वहाँ मुकम्मल सुकूत था। लगता था जैसे बाग का कोई रखवाला ना हो। मैंने चंद उम्दा किस्म के सेब तोड़े और उसी वक्त मेरी निगाह उस तरफ उठ गई जहाँ मैं फिराना को छोड़कर आया था। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। चंद लोग फिराना के नजदीक खड़े थे। 3 मर्द थे और एक लड़की थी और मैं उनके हाथों में पिस्तौल साफ देख सकता था। मेरे जहन में एक ख्याल उभर आया, कहीं ये डैनी मार्श के साथी ना हो। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा और फिर फैसला कर लिया कि इस वक्त फिराना की मदद करने से उसका मुझ पर एतमाद मजबूत होगा। लेकिन तीनों मर्द पिस्तौल बरदार थे। मुमकिन है लड़की के पास भी पिस्तौल हो। उनसे भिड़ना कोई आसान काम नहीं था, ताहम ये काम तो अंजाम देना ही था। मैं ऐसी जगह का इंतखाब करने लगा जहां से उनकी निगाहों से महफूज रहकर उन तक पहुंच सकूं। दरख्तों के झुंड ही इस सिलसिले में कारआमद साबित हो सकते थे। अलबत्ता झील तक पहुंचने के लिए मुझे जरा तवील रास्ता इख्तियार करना पड़ा था। बहरहाल मैं झील के किनारे लगे हुए उन दरख्तों तक पहुंचने में कामयाब हो गया जिनकी जड़ों में झाड़ियां भी उगी हुई थी और उन झाड़ियों में छुपा जा सकता था।
मैं अब उनकी आवाजें भी बखूबी सुन रहा था। डेनी मार्श स्मिथ कह रही थी, बकवास करती हो, झूठ बोल रही हो तुम, यहाँ तुम तन्हा नहीं आ सकती। डेविड तुम तलाश करो, वो यहीं होगा। फिराना की आवाज उभरी, मैं कहती हूँ मेरे साथ कोई नहीं है। तुम मेरी फितरत को अच्छी तरह जानती हो, मैं बाज़ औक़ात तन्हाइयों की ख़्वाहां होती हूँ। डेनी स्मिथ ने कहा, हाँ मार्सिया, मैं तेरी फितरत को अच्छी तरह जानती हूँ। फिराना खामोश हो गई। डेनी मार्श का एक साथी जो गालिबन डेविड था इधर उधर देख रहा था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की समत चल पड़ा। मैंने सिर्फ एक लम्हे में फैसला किया और अपनी जगह छोड़ दी। मैं भी दरख्तों के तनों की आड़ लेता हुआ उस जानिब चल पड़ा और इंतहाई कामयाबी से उसका ताक़ुब करके मुनासिब मौके की तलाश में रहा। चंद ही लम्हों के बाद मौका हाथ आ गया। डेविड के लिए वो लम्हा इंतहाई खतरनाक था जब अचानक मैंने अकब से उसकी गर्दन पर एक हाथ रसीद किया और दूसरा हाथ उसके पिस्तौल पर डाल दिया। वो इतना जानदार आदमी साबित न हुआ, जबकि मैं एक तरबियत याफ्ता नौजवान था और मुझे तंजीम ने बड़ी हौसलामंदी और जुर्रत बख्शी थी। चुनाचे डेविड मेरी उस ज़र्ब की ताब न ला सका और दूसरे लम्हे जमीन पर ढेर हो गया। मैंने इत्मीनान से उसके हाथ से पिस्तौल लिया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ झाड़ियों के झुंड के करीब पहुंच गया। दोनों आदमियों ने अपने पिस्तौल जेब में रख लिए थे और फिराना के हाथ उसकी पुश्त पर कस दिए थे। एक ने डेनी मार्श से पूछा, अब क्या करना है? डेनी मार्श बिला तामुल बोली, इसका साथी मिल जाए तो दोनों को इसी जगह ठिकाने लगा देते हैं। दूसरे आदमी ने कहा, डेविड अभी तक वापस नहीं आया। तीनों गर्दनें उठाकर इधर उधर देखने लगे। अब मेरे पास बेहतरीन मौका था। मैं दबे पांव झाड़ी की आड़ से निकला और बिजली की मानंद छलांग लगाई। मेरी भरपूर लात डेनी मार्श की कमर पर पड़ी थी और मैं उन दोनों पर जा पड़ा। डेनी मार्श के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई और वो मुंह के बल गिर गई। मैंने फुर्ती से दोनों आदमियों के हाथों से पिस्तौल खींच लिए और वो हवन्नकों की तरह मुझे देखने लगे। मैंने सर्द लहजे में कहा, हाथ उठा दो, लेकिन जैसे मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई थी। तब मैंने उनमें से एक की पेशानी का निशाना लेकर कहा, हाथ उठा दो वरना तुम्हारी खोपड़ी के चीथड़े उड़ जाएंगे। उन्होंने झट से हाथ ऊपर उठा दिए। डेनी मार्श भी अपना लिबास झाड़ती हुई उठ खड़ी हुई और मुंह खोले मुझे देखने लगी। उसकी गुर्राती हुई आवाज उभरी, ओ तुम? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ ये मैं हूँ। वो खुश्क होंठों पर जबान फेरने लगी और फिराना के हलक से एक कहकहा निकला। उसने तमस्खर से कहा, अब बोल धोखेबाज औरत, क्या ख्याल है तेरा? क्या मैंने पांसा नहीं पलट दिया? डेनी के मुंह से कोई आवाज न निकली। वो शायद डेविड की मुंतजिर थी। मैंने हंसते हुए कहा, डियर फिराना, इसका एक साथी गालिबन मेरी तलाश में दरख्तों की तरफ गया था। फिराना एकदम चीख उठी, बोली, ओह उससे होशियार रहो। मैंने कहा, होशियारी की बात न करो, मैं पहले ही होशियार था। वो एक दरख्त के नीचे बेहोश पड़ा है। फिराना ने कहकहा लगाया। हंसी खत्म होने पर संजीदगी से बोली, लाओ पिस्तौल मुझे दो, मैं आज ही फैसला किए देती हूँ, मगर पहले तुम मेरे हाथ तो खोलो। मैंने मजे लेते हुए कहा, ऐसी भी क्या जल्दी है डियर फिराना, जरा इन लोगों से कुछ बातें तो कर लें। उसने दांत पीस कर कहा, हालात का रुख बदल चुका है, हम इन सबको यहीं कत्ल करके और इनकी लाशों को झील में फेंक देंगे। उसके बाद मैं देखूंगी कि हेनरिक कितने पानी में है। डेनी मार्श अपनी जगह बैठ गई और उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। चंद लम्हे वो उसी तरह बैठी रही, फिर गर्दन उठाकर मगमूम आवाज में बोली, मार्सिया तुम हेनरिक से वाकिफ हो? वो बोली, तूने क्या समझा था जलील? क्या तेरे ख्याल में मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि तेरी पुश्त पर मौजूद हाथ को नहीं देख सकी, जिसके इशारे पर तू कठपुतलियों की तरह नाच रही है? डेनी ने कमजोर आवाज में कहा, तुम मुझसे इस हद तक वाकिफ हो? मुझे मालूम नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आहिस्ता से कहा, मार्सिया अगर तुम हेनरिक को जानती हो तो मुझे कसूरवार क्यों समझती हो? फिराना ने तेवरी चढ़ाकर पूछा, क्या मतलब है इस बात का? बोली, तुम जानती हो कि हेनरिक कैसा इंसान है और उसके शिकंजे में फंसे हुए लोगों को क्या कुछ करना पड़ता है। उस वक्त तक कोई बात नहीं थी मार्सिया, जब तक तुमने हेनरिक का नाम नहीं लिया था। मुझे हिदायत मिली थी मार्सिया कि मैं उसका नाम हमेशा सीग़े राज में रखूं, लेकिन अब जबकि तुम खुद भी उसे जानती हो तो फिर मेरी जबान पर पाबंदी बेमसरफ है। मैं हेनरिक की आलाइकार हूँ और ये उसी का हुक्म था कि मैं सामने रहकर तुम्हें कत्ल कर दूं और अगर कोई उलझन पेश आए तो तुम्हारे कत्ल का इल्जाम अपने सर पर ले लूं। मार्सिया तुम जानती हो कि मुझे तुमसे कोई परखाश नहीं थी, मैं मजबूर थी, इंतहाई मजबूर। हेनरिक बेहद कमीना इंसान है, मैं उसके हाथों बेबस थी। फिराना डार्लिंग, मेरा कोई कसूर नहीं है, यकीन करो मैं बेहद मजबूर थी। डेनी मार्श रोने लगी। एक लम्हे के लिए मेरी निगाहें फिराना की जानिब उठी। वो किसी सोच में डूबी हुई थी। डेनी मार्श मुसलसल रो रही थी। मैंने लहजे में हमदर्दी पैदा करके कहा, क्या तुम वाकई मजबूर थी डेनी? और ये मिस्टर हेनरिक कौन है? डेनी मार्श रोते हुए बोली, फिराना हेनरिक को बखूबी जानती है। मैंने फिराना से कहा, क्यों फिराना, तुमने कभी मुझसे उसका तस्करा नहीं किया? उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो मेरी अदाकारी समझ गई थी। बोली, बस कभी जिक्र नहीं आया था उसका।
लेकिन मैं इस मक्कार को मजबूर नहीं समझती। डैनी बोली, यकीन करो मार्सिया, यकीन करो, मैं उसके हाथों में कठपुतली बनी हुई हूँ। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने गैर महसूस अंदाज में दोनों हाथ पीछे कर लिए थे। बज़ाहिर यही मालूम हो रहा था कि मैंने यूं ही हाथ पीछे कर लिए हैं, लेकिन मेरे हाथ अपना काम दिखा चुके थे। मैंने दोनों पिस्तौलों के चैम्बर खोलकर कारतूस निकाल लिए थे और ये कारतूस आहिस्ता आहिस्ता अपने पीछे जरा दूर झाड़ियों की तरफ उछाल दिए थे। फिराना बोली, डैनी, दिल तो नहीं चाहता तुम्हारी बात पर यकीन करने के लिए, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अब मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँ? डैनी बोली, मुझे माफ कर दो मार्सिया, मुझे माफ कर दो। तुम इन तीनों आदमियों को कत्ल कर दो, क्योंकि ये हेनरी के साथियों में से हैं। लेकिन मैं उसके चुंगल से निकलना चाहती हूँ। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर के फिर उसके हाथ ना सकूं। अगर तकदीर ने साथ न दिया और मैं हेनरिक के हाथ लग गई तो फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। एक आदमी चीख कर बोला, हम भी तो मजबूर थे डैनी। अगर तुम हेनरिक को छोड़ने का फैसला कर चुकी हो तो हमें भी अपने साथ रखो। हम पूरे खुलूस से तुम्हारा साथ देंगे। तुम मुसीबत में हमारा साथ छोड़ रही हो डैनी, ऐसा मत करो। हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे, खा तुम खातून फिराना के साथ क्यों ना शामिल हो जाओ। मैंने जहरखंद से लहजे में कहा, लो, यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। हालांकि तुम लोग मुझे और फिराना को कत्ल करने आए थे। उसने जवाब दिया, आए थे बेशक, हम शुरू ही से तुम्हारा ताकुब कर रहे थे। खातून फिराना की कोठी की बराबर निगरानी की जा रही थी। तुम लोगों ने ब्रॉडवे पर रेड किया था, हम वहां से निकल भागे, लेकिन उसके फौरन बाद हमने तुम्हारा ताकुब शुरू कर दिया। हमें एतराफ है कि अगर हमें मौका मिल जाता तो हम तुम्हें जरूर कत्ल कर देते, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। तुम्हारा दिल चाहे तो हमें माफ कर दो। मैंने फिराना से पूछा, क्या ख्याल है? फिराना बोली, ठीक है, मैं भी बिलावजह खून खराबा पसंद नहीं करती, लेकिन इन लोगों पर भरोसा किस तरह किया जाए? डैनी मार्श बोली, जिस तरह चाहो आजमा लो डियर मार्सिया, हम तुम्हारे गिरोह में शामिल हो सकते हैं। खुदा के लिए फिराना, हमें इस अजाब से निजात दिला दो, खुदा के लिए। मैंने कहा, मेरा ख्याल है हमें इन पर एतबार कर लेना चाहिए फिराना। तुम फिराना के हाथ खोल दो और उसके बाद तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। डैनी जल्दी से फिराना की तरफ लपकी। फिराना के चेहरे पर एक लम्हे के लिए उलझन के आसार उभरे, लेकिन वो खामोश रही। डैनी ने उसके हाथ खोल दिए और मैंने दोनों पिस्तौल उसकी जानिब बढ़ा दिए। मैंने कहा, ये लो अपने पिस्तौल और सुनो, आइंदा कभी मैडम मार्सिया या फिराना के रास्ते में आने की कोशिश मत करना। डैनी ने मुजमहिल अंदाज में दोनों पिस्तौल ले लिए। बोली, ऐसा ही होगा। फिर 2 कदम आगे बढ़ी, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो पलट गई। उसका चेहरा खिल गया था और आंखों में एक शोख चमक नजर आ रही थी। उसने कहा, क्या ख्याल है डियर? अब तुम यूं करो कि अपने हाथ बुलंद कर दो। मैंने मसनूई हैरत से कहा, ये क्या? फिराना भी आंखें फाड़े डैनी मार्श को देखने लगी। वो बोली, बस डियर, हालात का तकाजा है। तुम्हारा क्या ख्याल था? क्या मैं हेनरिक से कभी गद्दारी कर सकती हूँ? हरगिज नहीं मेरी जान, हरगिज नहीं। मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बेहद चालाक औरत हो मार्सिया, लेकिन अब तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि डैनी तुमसे ज्यादा चालाक है और इस प्रोफेशन में तुम्हें नहीं बल्कि डैनी को मास्टर होना चाहिए। और तुम किराए के टट्टू, तुम हो तो शानदार आदमी, एक बार मुझे धोखा देकर निकल आए। अगर तुम वो रकम कबूल कर लेते जो मैं तुम्हें पेशकश कर रही थी तो शायद मैं तुम्हारे फरेब में न आती, लेकिन मुझे एतराफ है कि रकम कबूल न करके तुमने जिस ईमानदारी का सबूत दिया था उसने मुझे तुम्हारी तरफ से बेनियाज बना दिया। लेकिन ऐसा सिर्फ एक बार होता है। मैं तुम्हारी जहनी कुव्वतों पर हावी हूँ, चुनाचे अब तुम जहन्नम रसीद हो जाओ। तुम दोनों के सिलसिले में ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती। मैंने कहा, डैनी, हमने तुम पर एतबार किया था। डैनी ने पिस्तौल सीधा कर लिया। बोली, यही तो तुम्हारी हिमाकत थी अहमक आदमी। मैंने फिराना को आंख से इशारा किया। फिराना बोली, तुमने जल्दबाजी की शहबाज, तुम्हें पिस्तौल इसके हवाले नहीं करना चाहिए थे। मैं जानती हूँ ये बड़ी कमीनी है। मैंने कहा, होगी, लेकिन फिराना डियर, इस कमीनी को अपने ही हाथों खुदकुशी करना होगी, ये मेरा फैसला है। मैंने कहा और डैनी चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर उसने पिस्तौल का रुख मेरी तरफ कर लिया और बोली, मैं जो कुछ भी हूँ लेकिन अपनी जिंदगी अब खत्म ही समझो। मैंने कहा, बेवकूफ औरत, दोनों पिस्तौल खाली हैं। डैनी यकलख्त बौखला गई। अब शायद उसे पिस्तौलों के वजन का भी अंदाजा हुआ था। जल्दी से उसने अपने एक साथी की तरफ एक पिस्तौल उछाल दिया। देखो, इसे देखो, क्या पिस्तौल खाली है? उसके साथी ने पिस्तौल चेक किया और उसका रंग फक हो गया। डैनी ने बेसब्री से पूछा, खाली है? उसके साथी ने मरी हुई आवाज में कहा, हाँ। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, दूसरा पिस्तौल भी देख लो डैनी मार्श स्मिथ। वो होंठ चबाने लगी। फिराना की आंखों में जिंदगी की रमक लौट आई थी। उसने चहकते हुए कहा, कारतूस कहाँ गए शहबाज? मैंने कहा, उसी वक्त निकाल लिए गए थे मदाम फिराना, जब ये मेरे हाथों में आए थे, और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने हल्का सा कहका लगाकर वो पिस्तौल निकाल लिया जिसे मैं डैनी के बेहोश साथी के पास से लाया था। फिराना बोली, लाओ पिस्तौल मुझे दे दो।
मैंने पिस्तौल उसके हवाले कर दिया। बोली, तुम इन तीनों को अच्छी तरह कस दो, और उसे भी जो बेहोश पड़ा था। थोड़ी देर के बाद मैंने उन तीनों को बेबस कर दिया और फिर उस शख्स को घसीट कर ले आया जो अब भी बेहोश था। फिराना ने पिस्तौल को जुम्बिश देकर कहा, चलो तुम लोग उस गाड़ी में बैठो, और सुनो, इसे भी घसीटते हुए ले चलो। तीनों लैंड रोवर के अकबी हिस्से में बैठ गए और मैंने बेहोश आदमी को डिक्की में डालकर चाबी लगा दी। फिराना ने कहा, शहबाज तुम गाड़ी चलाओगे, मैं पीछे बैठूंगी। मैंने सादतमंदी से कहा, ओके मैडम, और आगे जाकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। फिराना पिस्तौल संभाले बैठी थी। लैंड रोवर चल पड़ी। मेरा जहन खाली खाली सा था। इन वाकयात के बारे में कुछ सोचना बेकार था। जो कुछ हो रहा था ठीक हो रहा था। फिराना उन लोगों के साथ जो भी सुलूक करे, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। थोड़ी देर के बाद हम शहर में दाखिल हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।